हेलो दोस्तों, स्टडी विद एनु में मैं एनु आपका स्वागत करती हूँ। और कल हमने इंडियन इकोनॉमिक्स अपनी कंप्लीट कर ली थी, तो अर्थव्यवस्था अपनी, ठीक है। तो हमने उसका नोट्स कंप्लीट कर लिया था इस बुक में। जैसे कि आपको पता है, ये आदित्य रंजन सर की बुक में आपको करा रही हूँ। तो ये बढ़िया सी क्रीम से आपकी क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाते हैं। पूरा क्रीम सा इसमें पूरा दिया हुआ है। तो ये फास्ट फॉरवर्ड में मैं आपको करा रही हूँ ताकि आपका एग्ज़ाम तक कंप्लीट हो जाए। तो आज हम इसके PYQ करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम अपने आगे के प्रोसेस में चलेंगे। तो आप देख सकते हो कि PYQ बहुत ज़्यादा नहीं है, इसमें आपके 53 PYQ है, ठीक है। तो जल्दी से कर लेते हैं, उसके बाद हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो फास्ट फॉरवर्ड करेंगे, वीडियो मैंने इसीलिए अब आधे घंटे का कर दिया है। तो आज तो PYQ ही रहेगा, PYQ का जितना बड़ा भी वीडियो हुआ तो उतना, ठीक है। तो फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं। मैं इसीलिए बहुत फॉरवर्ड में आपको करा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद एनु में नए हैं तो स्टडी विद एनु को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम है तृतीयक। क्या नाम है? तृतीयक क्षेत्र। सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इसमें निम्न सेवाएं शामिल हैं: परिवहन, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, संचार इत्यादि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के डैश मॉडल के रूप में जाना जाता है। तो नई आर्थिक नीति को LPG मॉडल के रूप में जाना जाता है, ठीक है। भारत की नई आर्थिक नीति 1991 को आमतौर पर विकास के LPG मॉडल के रूप में जाना जाता है, जहां LPG का अर्थ है उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन और वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम डैश प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है। तो भैया कितनी होती है? तो 51%, ठीक है। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक कंपनी को तब सरकारी कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब उसकी कम से कम 51% चुकता पूंजी प्रदत्त पूंजी सरकार के पास हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1991 के आर्थिक सुधारों में सबसे नीचे किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? तो यह सब यानी कि भारतीय रुपए का मूल्यह्रासन, आर्थिक नीति का पतन, विदेशी मुद्रा भंडार के संकट, ठीक है। तो भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों को एक बड़े आर्थिक संकट की प्रतिक्रिया के रूप में पेश किया गया था। भारतीय रुपए का अवमूल्यन, अर्थव्यवस्था में विश्वास की कमी और भुगतान संतुलन संकट के कारण भारतीय रुपए का मूल्य तेजी से गिरा। आर्थिक नीतियों की विफलता, लाइसेंस राज, आर्थिक विनियमन और अक्षम सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम विकास को रोक रहे थे। और विदेशी मुद्रा भंडार का संकट, भारत के पास 1991 के मध्य में लगभग 2 सप्ताह के आयात को कवर करने के लिए ही विदेशी मुद्रा उपलब्ध थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद डैश उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। तो कौन से उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे? तो ये आपका था परमाणु ऊर्जा उत्पाद। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद अधिकांश क्षेत्रों को निजी और विदेशी निवेश के लिए खोल दिया गया, लेकिन कुछ रणनीतिक उद्योग जैसे कि परमाणु ऊर्जा उत्पादन अपने रणनीतिक महत्व, राष्ट्रीय सुरक्षा और उच्च नियामक निरीक्षण के कारण विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1991 में नई आर्थिक नीति NEP के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये था भाई आपका वैश्वीकरण। भारत में 1991 की नई आर्थिक नीति NEP उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पर केंद्रित थी, जिसे अक्सर LPG सुधार कहा जाता है। उदारीकरण और निजीकरण का प्राथमिक परिणाम वैश्वीकरण था, जिसका उद्देश्य भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजार से जोड़ना, विदेशी व्यापार और निवेश को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो भाई आर्थिक सुधार 1991 के दौरान भारत के प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव। 1991 के आर्थिक सुधारों की शुरुआत प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के नेतृत्व में की गई थी और उस समय वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने सुधारों को आकार देने और लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1991 में नई आर्थिक नीति NEP के तहत संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं था? तो भुगतान संतुलन का समायोजन। 1991 की नई आर्थिक नीति NEP के तहत आर्थिक सुधारों के संरचनात्मक सुधार में शामिल थे: औद्योगिक सुधार, लाइसेंस राज को समाप्त करना, निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना, कर सुधार, कर संरचना को सरल बनाना, राजस्व में वृद्धि, राजकोषीय सुधार, राजकोषीय घाटे को कम करना, सब्सिडी में कटौती करना, सरकारी खर्च दक्षता में सुधार करना। भुगतान संतुलन का समायोजन नई आर्थिक नीति का हिस्सा नहीं था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे? तो ये थे M विश्वेश्वरैया, ठीक है। प्रसिद्ध इंजीनियरिंग और राजनेता सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को भारतीय आर्थिक नियोजन का जनक कहा जाता है। 1934 में उन्होंने प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया
नामक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने भारत के विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीकृत आर्थिक नियोजन का विचार प्रस्तावित किया। हरित लेखांकन, ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है डैश के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन। तो भाई एक सेकेंड, वहाँ पर हाँ, तो ये है प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि। ग्रीन अकाउंटिंग, जिसे पर्यावरण अकाउंटिंग के नाम से जाना जाता है, राष्ट्रीय आय की गणना में पर्यावरणीय लागतों और लाभों को शामिल करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। ये पारंपरिक जीडीपी से आगे बढ़कर निम्न का हिसाब रखता है: प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, पर्यावरणीय क्षरण और पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करने की लागत। किसके बढ़ने के कारण फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? तो वृद्धि की अधिक संभावना नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। ठीक है, जब व्यवसाय अपने नए निवेश, नई पूंजी जैसे कि कारखाना बनाना या मशीनें खरीदना पर उच्च प्राप्ति का अनुमान लगाते हैं, तो वे निवेश करने की अधिक संभावना रखते हैं, क्योंकि उन्हें अधिक लाभ कमाने की उम्मीद है और इसलिए व्यवसायों को निवेश सार्थक लगता है। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? तो भाई भारतीय राष्ट्रीय आय का आकलन जो है वो आपका करता है, कौन बताइए? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ को अब राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का हिस्सा है और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत काम करना है। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए जिम्मेदार प्राथमिक निकाय है। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां डैश क्षेत्र से संबंधित होती है, तो ये आपकी प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती है। 9, विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश लोग प्राथमिक क्षेत्र में लगे होते हैं, जिसमें कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी और खनन जैसी गतिविधियां शामिल होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो प्राथमिक क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है, जिसमें कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी और खनन शामिल है। भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में। जीडीपी में कम योगदान लगभग 17% के बावजूद या 45% से अधिक कार्यबल को रोजगार देता है। निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं? निजी क्षेत्र में। निजी क्षेत्र में वे व्यवसाय शामिल हैं जिनका स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा नहीं बल्कि व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूहों के द्वारा किया जाता है। स्थानीय दुकानें, टाटा और रिलायंस जैसी निजी कंपनियां या छोटे स्टार्टअप। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो होता है पूंजीवादी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसे बाजार अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, में संसाधन निजी स्वामित्व में होते हैं। कारखाने, जमीन, व्यवसाय आदि। इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है और कीमतें और उत्पादन बाजार में मांग और आपूर्ति द्वारा निर्धारित होते हैं, जिसमें सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम होता है। स्वर्ण क्रांति भारत में किस क्षेत्र के विकास के लिए निम्नलिखित जिम्मेदार है? तो ये है बागवानी। भारत में स्वर्ण क्रांति बागवानी फसलों, विशेष रूप से फलों, सब्जियों, शहद और फूलों के उत्पादन में तेजी से वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। ये मुख्य रूप से 1990 के दशक से 2000 के दशक के शुरुआती दौर में हुआ था। भारत की दूध क्रांति के चरण 1 1970 और 80 को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिए गए उपहारों में दिए गए स्कीम्ड मिल्क पाउडर और मक्खन तेल, बटर ऑयल की बिक्री से वित्त पोषित किया गया था? तो ये है यूरोपीय संघ, तब EEC था। ठीक है, भारत की दूध क्रांति के प्रथम चरण, जिसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है, का वित्त पोषण विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से यूरोपीय संघ तत्कालीन EEC द्वारा दान किए गए स्कीम्ड मिल्क पाउडर और बटर ऑयल की बिक्री से किया गया था। इन निधियों का उपयोग डॉक्टर वर्गीश कुरियन, श्वेत क्रांति के जनक के नेतृत्व में ऑपरेशन फ्लड शुरू करने के लिए किया गया, जिसने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना दिया। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? तो भाई सिंचाई था, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशी थे, उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज थे, सभी थे। ठीक है, तो हरित क्रांति कृषि क्षेत्र में हुई उन्नति की एक श्रृंखला थी, जिसका उद्देश्य खाद्य उत्पादन को बढ़ाना था। मुख्य रूप से उच्च उपज देने वाली फसल किस्मों के प्रयोग, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग में वृद्धि तथा सिंचाई पद्धतियों में सुधार के माध्यम से। निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? तो भाई आरंभ स्थल चुना गया था पंजाब को। ठीक है, पंजाब में हरित क्रांति की शुरुआत पंजाब से हुई। भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीजों को अपनाकर सिंचाई के बेहतर तरीकों को, उर्वरकों और कीटनाशकों के इस्तेमाल के जरिए खाद्य उत्पादन को बढ़ाना था। वेट वेट वेट
पंजाब को इसके मौजूदा कृषि बुनियादी ढांचे और नई तकनीकों को अपनाने के लिए अनुकूल परिस्थितियों के कारण शुरुआती फोकस के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो भाई हरित क्रांति के जनक हैं एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। 1960 के दशक में उन्होंने वैज्ञानिकों के साथ मिलकर गेहूँ और चावल की उच्च उपज देने वाली किस्मों और बेहतर कृषि पद्धतियों को पेश किया। इससे भारत को खाद्यान्न की कमी से लड़ने और खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने में मदद मिली। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो भाई श्वेत क्रांति के जनक है वर्गीस कुरियन। ठीक है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। ऑपरेशन फ्लड के पीछे उनका योगदान था, जिससे भारत को दूध की कमी वाले देश से दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक देश में बदल दिया। बात करते हैं हरित क्रांति के संदर्भ में HYV बीज क्या है, जिन्हें चमत्कारी बीज भी कहा जाता है। तो भाई चमत्कारी बीज है आपके उच्च उपज वाली किस्म, यानी कि हाई यील्ड वैरायटी। HYV बीज का मतलब है उच्च उपज वाली किस्म के बीज। ये हरित क्रांति का एक प्रमुख घटक है, जिसका उद्देश्य कृषि उत्पादन विशेष रूप से गेहूं और चावल को बढ़ाना था। इन बीजों को चमत्कारी बीज भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रति हेक्टेयर अधिक फसल पैदा करते हैं, उर्वरकों और सिंचाई के लिए अच्छी प्रतिक्रिया देते हैं और पारंपरिक बीजों की तुलना में तेज़ी से बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 18 प्रमुख दुग्ध शेडों को भारत के 4 प्रमुख महानगरीय शहरों में उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था? तो बैंगलोर जो है वो इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था। कोलकाता, मुंबई और चेन्नई थे। अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 18 प्रमुख दुग्ध शेडों को भारत के 4 प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के उपभोक्ताओं से जोड़ा। बेंगलुरु इसका हिस्सा नहीं था। इसे श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण को गॉडगिल योजना के नाम से जाना जाता है? तो भाई गॉडगिल योजना के नाम से जाना जाता है आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1961 से 1966 में थी, जिसका नाम धनंजय रामचंद्र गॉडगिल के नाम पर रखा गया, जिन्होंने इसका मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति किसके द्वारा दी गई थी? तो अंतिम स्वीकृति दी गई थी राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। भारत में पंचवर्षीय योजना आयोग के द्वारा तैयार की जाती हैं और फिर अंतिम अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद NDC को भेजी जाती है, जिसमें प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री और योजना आयोग के सदस्य शामिल होते हैं। स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 ने स्पष्ट रूप से स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित किया और आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता देकर आर्थिक संतुलन को दूर करने का लक्ष्य रखा। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2007 से 2012 थी। भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 की अवधि के दौरान क्रियान्वित की गई। इसका विषय था तेज और अधिक समावेशी विकास को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य है गरीबी और असमानता को कम करना, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना और सतत विकास को बढ़ावा देना था। पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और खाद्य कार्य उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था, और वो बहुत सफल रहा। ये थी सातवीं पंचवर्षीय योजना खाद्य कार्य उत्पादकता विषय पर केंद्रित थी। इस योजना का उद्देश्य समावेशी विकास था और इसमें औद्योगिक विकास के साथ साथ कृषि, रोजगार, सामाजिक न्याय के महत्व पर जोर दिया गया था। इस योजना को सफल इसलिए कहा गया क्योंकि इसने 5.0% की लक्ष्य वृद्धि दर के स्थान पर 6.0% की वृद्धि दर दर्ज करी। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे श्री मोन्टेक सिंह आलूवालिया। ठीक है, भारत की योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष मोन्टेक सिंह आलूवालिया थे। 2004 से 2014 तक इस पद पर रहे और 2014 में योजना आयोग को भंग कर दिया गया और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। नेक्स्ट है, कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है? तो ये है नाबार्ड। डिपॉजिटरी संस्था एक वित्तीय संगठन है जो जनता से जमा स्वीकार करता है, जबकि नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मुख्य रूप से ग्रामीण विकास के लिए ऋण और पुनर्वृत्ति प्रदान करने पर केंद्रित है। ये एक डिपॉजिटरी संस्था नहीं है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था?
तो भाई विजया बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था। विजया बैंक का राष्ट्रीयकरण पहले चरण में नहीं हुआ, दूसरे चरण में 1980 में 6 अन्य बैंकों के साथ किया गया। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का पहला चरण 19 जुलाई 1969 को हुआ था, जब 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो सिडबी आपका वाणिज्यिक बैंक नहीं है। सिडबी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक एक विशेष बैंक है जो छोटे और मध्यम उद्यमों एसएमई को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है। ये आमतौर पर जनता से जमा स्वीकार नहीं करता, जो एक वाणिज्यिक बैंक की एक प्रमुख विशेषता है। वियरेबल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये एसमनी कंपनी के द्वारा। एसमनी ने पहनने योग्य एटीएम कार्ड और ऑफलाइन यूपीआई भुगतान पेश किए, जिसमें उपयोगकर्ता बिना किसी भौतिक कार्ड या इंटरनेट कनेक्शन के लेन देन कर सकते हैं। ये तकनीक सुरक्षित लेन देन की सुविधा के लिए एनएफसी नियर फील्ड कम्युनिकेशन का उपयोग करती है। ठीक है, नेक्स्ट। डैश कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों का वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था है। तो नाबार्ड आपकी जो है, नाबार्ड का मतलब होता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। ये भारत की सर्वोच्च संस्था है जो कृषि विकास, ग्रामीण बुनियादी ढांचे और स्वयं सहायता समूह और ग्रामीण ऋण संस्थान के लिए वित्तीय सहायता, नीति मार्गदर्शन और निगरानी सहायता प्रदान करती है। 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। 1969 में भारत सरकार ने 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और इस कदम से बैंकिंग को ग्रामीण और कृषि, लघु उद्योग और गरीबी उन्मूलन जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों तक लाया गया। किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित करी हैं? तो बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970 ने। बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970 कानून है जिसमें भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए कानूनी ढांचा तैयार किया गया और निजी बैंकों के स्वामित्व को केंद्र सरकार को हस्तांतरित करने में सक्षम बनाया। राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1969 में किसके द्वारा भारत सरकार के परामर्श से बैंक प्रबंधन में अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा और परामर्श के लिए एक स्वायत्त शीर्ष संस्थान के रूप में भी की गई थी? तो ये करी गई थी आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। रिजर्व बैंक प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1969 में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा भारत सरकार के परामर्श से की गई। एनआईबीएम को कभी कभी भारतीय बैंकिंग प्रणाली का थिंक टैंक कहा जाता है। यह एक स्वायत्त शीर्ष संस्था है जो बैंकिंग और वित्त में अनुसंधान, वरिष्ठ और मध्यम स्तर के बैंकों को प्रशिक्षण और बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए परामर्श जैसी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करता है। बैंक दर का अर्थ है, तो बैंक दर का अर्थ है बैंक दर का अर्थ है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। बैंक दर वो दर है जिस पर केंद्रीय बैंक आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को बिना किसी सुरक्षा के लंबी अवधि के लिए पैसा उधार देता है। यह एक मौद्रिक नीति उपकरण है जिसका उपयोग मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने, धन की आपूर्ति को विनियमित करने और अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सजन पर क्या असर होगा? भाई ये बढ़ जाएगी। ठीक है, जब आरबीआई नकद कोषानुपात कम करता है तो बैंकों को आरबीआई के पास पैसा रखना पड़ता है, जिसका अर्थ है बैंकों के पास अधिक धन उपलब्ध होगा, इसलिए बैंक अधिक ऋण दे सकते हैं, जिससे ऋण सृजन, साख सृजन में वृद्धि होती है। नेक्स्ट, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? बताइए। तो 100 रुपये का नोट भाई आपका आरबीआई गवर्नर के द्वारा हस्ताक्षरित होता है। 100 रुपये के नोट पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। भारतीय करेंसी नोट आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं। फेमा का पूर्ण रूप क्या है? तो भाई फेमा का पूर्ण रूप है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। ठीक है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। इसे वर्ष 1999 में पारित किया गया और ये 1 जून 2000 को लागू हुआ, जिसने पहले के एफईआरए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की जगह ली। भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो भाई जीएसटी का विचार जो है वो कैलकट टास्क फोर्स के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार पहली बार 2000 में अप्रत्यक्ष करों पर कैलकट टास्क फोर्स विजय केलकर के अध्यक्षता में के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसका उद्देश्य था अप्रत्यक्ष कराधान को सरल बनाना और एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाना था। ये सुनिश्चित करने के लिए कि जीएसटी का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए, सरकार ने राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी की स्थापना की। लेकिन 1 दिसंबर 2022 से सभी जीएसटी मुनाफाखोरी रोध एंटी प्रॉफिटियरिंग शिकायतों का निपटारा किस संगठन के द्वारा किया जाता है? तो ये आपका सीसीआई भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो 30 नवंबर 2022 तक जीएसटी मुनाफाखोरी से संबंधित शिकायतों को संभालने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय मुनाफाखोरी निरोधक प्राधिकरण
CAA के पास थी। यदि 1 दिसंबर 2022 से ये जिम्मेदारी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI को सौंप दी गई। GST की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम करती है? तो ये है इनपुट क्रेडिट कर। GST वस्तु एवं सेवा कर की प्रमुख विशेषता इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC और ऋण के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता पर कर का बोझ कम करती है। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? तो भाई औद्योगिकरण है, खनिज है, शहरीकरण है, लेकिन पानी की गहराई नहीं है। पानी की उपलब्धता एक प्राकृतिक भौतिक कारक है, न कि आर्थिक, जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। पीने के पानी, खेती और दैनिक उपयोग की जरूरतों के कारण लोग नदियों और मीठे पानी के स्रोतों के पास बसते हैं। प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? तो ये भाई जानी जाती है क्रूड अशोधित जन्म दर। किसी दी गई जनसंख्या में प्रति 1000 लोगों पर एक वर्ष के दौरान होने वाले जीवित जन्मों की संख्या को क्रूड अदूषित जन्म दर कहा जाता है। इसे क्रूड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आयु या लिंग वितरण को ध्यान में नहीं रखता, ये केवल कुल जन्मों को कुल जनसंख्या से जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? तो रुग्णता आपका जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं। जनसंख्या परिवर्तन के घटक है प्रवसन, मृत्यु और जन्म। ठीक है, रुग्णता कारक बीमारी या रोग ये जनसंख्या गणना में प्रत्यक्ष कारक नहीं है। ठीक है, ये स्वास्थ्य स्थितियों को प्रभावित करता है लेकिन जनसंख्या के आकार को सीधे तौर पर नहीं बदलता। जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले 3 मुख्य कारक हैं, जन्म, मृत्यु और प्रवास। भारत का थार मरुस्थल विश्व का सबसे धनी आबादी वाला मरुस्थल है, जिसका जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ये है 83 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। थार मरुस्थल, जिसे महान भारतीय मरुस्थल के रूप में जाना जाता है, मुख्य रूप से राजस्थान में स्थित है। शुष्क परिस्थितियों के बावजूद इसका जनसंख्या घनत्व लगभग 83 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। ये सहारा या अरब मरुस्थल जैसे विश्व के अन्य प्रमुख मरुस्थलों की तुलना में असाधारण रूप से अधिक है, जिनका जनसंख्या घनत्व बहुत कम है, लगभग 5 व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर से भी कम। 2021-22 तक भारत में 1319 रिपोर्टेड प्रतिवेदित खदानें हैं। इनमें से सबसे अधिक 263 खदानें भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में है। रिपोर्टिंग वर्ष 2021-22 तक मध्य प्रदेश में 263 खदानें थी, जो देश भर में रिपोर्ट की गई 1319 खदानों में से सबसे अधिक थी। किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं? तो यूरेनियम खनन भंडार आपके पाए गए हैं राजस्थान में। हाल ही में किए गए भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों से राजस्थान में खासतौर पर सीकर जिले में महत्वपूर्ण यूरेनियम खंडारों का पता चला है। परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय AMD ने कई क्षेत्रों से यूरेनियम ऑक्साइड के भंडारों की पहचान करी। वहाँ पे एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र EPZ कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है कांडला, गुजरात में। ठीक है, और ज़्यादा ऊपर हो गया, गड़बड़ हो गया। तो एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र EPZ वर्ष 1965 में गुजरात के कांडला में स्थापित किया गया था। ठीक है, EPZ एक विशेष रूप से नामित क्षेत्र है जिसका उद्देश्य है निर्यात को बढ़ावा देना, कर लाभ जैसे प्रोत्साहन प्रदान करना और निर्यात उन्मुख उद्योगों के लिए बुनियादी ढांचा समर्थन सुनिश्चित करना। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के किस अध्याय यानी चैप्टर से में पुरुष और महिला श्रमिकों को समान दरों पर पारिश्रमिक का भुगतान और अन्य मामले शामिल हैं? तो ये है आपका अध्याय 2 में। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के अध्याय 2 का शीर्षक है पुरुष और महिला श्रमिकों को समान दरों पर पारिश्रमिक का भुगतान और अन्य मामले। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 को पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने और रोजगार में लिंग आधारित भेदभाव को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे PYQ भी फिनिश होते हैं और अब हम कल से पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान, लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए, स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करिए, स्टडी विद अनु को बेल आइकन को प्रेस करिए, स्टडी विद अनु को शेयर करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी।